हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनाएं कैसे जब तक हमें ये नहीं पता कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में किस किस तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं और उन फीचर्स के साथ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। क्योंकि कई बार हम फीचर्स देखकर पॉलिसी ले तो लेते हैं बट क्लेम के टाइम पे कहीं ना कहीं से कोई कंडीशन निकल कर आती है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिलता है। तो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड सारे फीचर्स एंड ऑप्शंस बताऊंगा विद देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट कैसे बनानी है और फिर उसी लिस्ट के बेसिस पर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढोगे कैसे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर ये कह लीजिए हु नीड्स हेल्थ इंश्योरेंस। क्या इस इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है? हेल नो। इनके पास इतना पैसा है कि पूरे इंडिया का एंजियोप्लास्टी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास फालतू का पैसा नहीं है, मेरे पास भी फालतू का पैसा नहीं है। नहीं भाई, हम अमीर नहीं है, हमारे पास कहाँ पैसे हैं। और बीमारी कभी भी बताकर नहीं आएगी। तो हो सकता है कल को मेरे परिवार में ही 10 लाख का मेडिकल बिल बन जाए, कल के कल ही बन जाए, तो मुझे 10 लाख रुपए कौन देने आएगा? तो या तो मुझे बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाना पड़ेगा या फिर मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनमें से मुझे पैसा निकाल कर मेरा मेडिकल बिल पे करना पड़ेगा। एंड यू नो दिस वेरी वेल, अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बीच में रोक दिया तो कभी भी अमीर बन नहीं सकते आप। तो हर एक इंसान जो फ्यूचर में अमीर बनना चाहता है और डिसिप्लिन से आज पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है, उसके पास हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी है जो एक ही बार में आपका पूरा गोल डिस्टर्ब कर सकती है। बट ऐसा सोच लेना, पॉलिसी ले लिया बहुत बढ़िया, अब तो कुछ भी होगा तो सब पैसे मिल जाएंगे, ये थिंकिंग भी थोड़ी सी गलत है। क्योंकि कोई भी कंपनी समाज सेवा के लिए नहीं बनी है और इतनी बड़ी बड़ी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप उसको बिना पढ़े बस साइन कर दो। वो हमेशा कोशिश यही करेंगे कि कोई ना कोई कंडीशन बता के आपका क्लेम रोक लिया जाए या फिर आपको आधा ही क्लेम दिया जाए। तो अगर 5 लाख रुपए का भी क्लेम है और आपको 2.5 लाख रुपए उसमें से खुद भरने पड़ जाए तो आपकी पॉलिसी का कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और कोशिश तो यही रहेगी कि 99% ऑफ द टाइम आपका जब भी क्लेम जाए हमेशा 100% पास हो जाए। बट गारंटी तो सर भगवान भी नहीं दे सकता। बट एक तरीका है जिससे आप 100% गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि फ्यूचर में जब भी मेडिकल एक्सपेंस आएगा मैं मेरे फाइनेंसेस को डिस्टर्ब किए बिना उसको संभाल लूंगा, और वो तरीका है इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बिल गेट्स का एग्जांपल सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए दिया था कि जो इंसान अपनी ऑलरेडी वेल्थ बना चुका है उसको इस बात की कभी भी चिंता नहीं रहती कि 10-20 लाख का मेडिकल बिल आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास एक्सेस कैश पड़ा है। तो आपको अगर ट्रूली अपने सर से ये टेंशन हटानी है तो प्लीज इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा सीरियसली लो और आज से ही एक्शन लो। जैसे जैसे समय बीतता है, इंसान की शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, माँ बाप की उम्र हो जाती है, तो आपके मेडिकल बिल आने के चांसेस भी उस समय बहुत बढ़ जाते हैं। और एक बात मैं बोलूंगा, अगर आप अपने 20s में या 30s में अमीर नहीं हैं तो इसमें हो सकता है आपकी कोई गलती ना हो सकता है आपका बैकग्राउंड इतना प्रिविलेज ना हो, बट आप अपने 40s में, 50s में और 60s में भी अगर अमीर नहीं बन पाए तब जरूर सारी गलती आपकी है। लेट्स टॉक अबाउट आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर चाहिए। अब ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल योर लाइफस्टाइल, आप कुछ ज्यादा ही पिज़्ज़ा तो नहीं खा रहे हैं आजकल? अगर खा रहे हैं तो आपको ज्यादा कवर चाहिए। या फिर आपके नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा, आप कोई हजार्डस जॉब कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल लोगों से थोड़ा हाई कवर चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप ही के सिटी में जो एवरेज हार्ट सर्जरी का कॉस्ट है वो कितना है। फिर भी अगर मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं तो बच्चों के लिए जो ऑलरेडी फिट एंड हेल्दी हैं उनके लिए 3 लाख का कवर भी सफिशिएंट है, और बड़ों के लिए मिनिमम 5 लाख रुपए पर पर्सन होना ही चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है फ्लोटर, दूसरा होता है इंडिविजुअल। फ्लोटर का मतलब कॉम्बो होता है, मतलब आपने पूरे परिवार का एक साथ इंश्योरेंस करवा लिया और आपको एक ही प्रीमियम देना पड़ता है उसके लिए। अब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि ये सस्ता पड़ता है, आपने पूरे परिवार का एक ही प्लान ले लिया और आपको सिर्फ एक प्रीमियम देना पड़ रहा है। बट नुकसान ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख का कवर ले लिया हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों के लिए, तो इसका मतलब टोटल कवर 20 लाख रुपए नहीं, टोटल कवर 5 लाख रुपए ही है। मतलब एक साल में चारों लोग मिलकर 5 लाख रुपए का ही मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। तो 4 लोगों के परिवार में से अगर एक इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है और 3 लाख का बिल आ जाता है तो उसी साल में अगर कोई दूसरा जना भी बीमार पड़ जाता है तो उसको 2 लाख रुपए का ही क्लेम मिल पाएगा। कुछ प्लान्स में रिस्टोरेशन बेनिफिट भी मिल जाता है, मतलब अगर आपका 2 लाख का कवर ही बच रहा है तो 3 लाख और ऐड करके वो फिर से 5 लाख में रिस्टोर हो जाएगा सेम ईयर में। बट ऑफ कोर्स अगर ये फीचर एक्स्ट्रा है तो प्रीमियम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि फैमिली में अगर एल्डर्स हैं और उनको कोई डिजीज भी है तो उनकी वजह से सारे फैमिली का जो प्रीमियम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो रेकमेंडेशन ये है कि एल्डर पीपल के लिए आप इंडिविजुअल प्लान लें और बाकी फैमिली को फ्लोटर प्लान में इंक्लूड कर लीजिए, इससे आपका प्रीमियम कम आए। सबसे बड़ा जो एक लोचा होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, जो मेरे ओपिनियन में तो टोटल स्कैम है, यू कैन कोट मी ऑन दिस बट इट्स जस्ट माय ओपिनियन, इट्स नॉट अ लेजिट स्कैम।
वो है रूम रेंट। अब रूम रेंट के चार्जेस, काफ़ी लोगों को नहीं पता ये बात, बट रूम रेंट के जो चार्जेस होते हैं उस पर एक लिमिट होती है। सपोज आप हॉस्पिटल में गए, आपको बहुत ही अच्छा AC डीलक्स रूम पसंद आ गया और आप वहाँ पर बैठकर अपना इलाज करवा रहे हैं, लेट कर अपना इलाज करा रहे हैं, राइट। उनको पैसा कमाना है, वो जन कल्याण संस्थान नहीं खोला उन्होंने। तो मार्केट में खूब सारी पॉलिसीज हैं जिसमें रूम रेंट पे कैप लगा होता है, बट कुछ पॉलिसीज ऐसे भी हैं जिसमें रूम रेंट का कैप नहीं होता। आप बड़े रूम में, महंगे रूम में भी इलाज करवा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। बट लेट्स कम बैक टू रूम रेंट वाली पॉलिसीज, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को चूज़ करते हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है। अब आपको ये जानना है कि अगर हमने 5 लाख, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का कवर ले लिया, तो उस पे जो रूम रेंट अलाउड होगा वो कोई रैंडम नंबर नहीं है, वो आपके 5 लाख का ही जो आपका सम अशोर्ड है उसी का एक परसेंटेज होगा और वो होता है 1%। 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5,000 रुपये। मतलब आपको अगर मुसीबत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ सर्जरी करवानी है और आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो उस हॉस्पिटल में मान लो 5,000 की बजाय आपने 10,000 का रूम ले लिया, तो कंपनी आपको ये बोलेगी कि सर 5,000 का आपको मैक्सिमम रूम रेंट अलाउड था, बट आपने जो रूम लिया उसका रेंट है 10,000 रुपये। इसका मतलब ये कि आपका जो एक्चुअल रूम रेंट है उसका 50% ही आपको क्लेम मिल सकता है। तो मैं सोचूंगा ठीक है यार, मैंने वैसे भी 2.5 लाख की सर्जरी करवाई है, 2.5 लाख रुपए तो एटलीस्ट कंपनी से आ रहे हैं, 5,000 रुपये का रूम रेंट ही तो मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूम रेंट से ही आपके बाकी सारे चार्जेस को भी लिंक किया जाता है। अगर आपको 50% ही आपके रूम रेंट का पैसा रियम्बर्स हो रहा है तो आपको आपकी सर्जरी का भी 50% पैसा ही रियम्बर्स होगा, यानी 2.5 लाख की सर्जरी के बदले आपको 1,75,000 रुपये ही मिलेंगे। और बाकी सारे खर्चे, PPE किट, फिजियोथेरेपी, ब्ला ब्ला ब्ला, इंजेक्शंस, ऑलमोस्ट सारे खर्चे, बस कुछ को छोड़ दो, वो सब आपके रूम रेंट से ही लिंक्ड रहते हैं। मतलब अगर आपको 50% रूम रेंट का क्लेम मिल रहा है तो आपको बाकी खर्चों का भी 50% ही क्लेम मिलने वाला है, प्रोपोर्शनली उतना कम हो जाएगा। तो फिर तो मतलब ही क्या हुआ? मैंने यही सोच के तो लिया था कि मुसीबत के समय मुझे मेरी जेब पे बर्डन नहीं डालना पड़ेगा और मैं कंपनी के क्लेम से अपना मेडिकल का खर्चा निकाल सकता हूँ। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमें मजबूरन कोई ऐसी पॉलिसी लेनी पड़ रही है, बट माई क्वेश्चन टू ऑल कंपनीज एंड द स्लीपिंग IRDA कि भाई अगर रूम रेंट मेरा ज्यादा लग भी गया, फिर भी जो मैंने इंश्योरेंस लिया था वो रूम रेंट पे करने के लिए तो लिया नहीं था, तो मेरे जो मेजर सर्जरी और ट्रीटमेंट के खर्चे होने वाले थे, आपने उन एक्सपेंसेस को मेरे रूम रेंट के साथ लिंक कैसे कर दिया और मेरा रूम रेंट बढ़ने पर मुझे वहां पे पीनलाइज क्यों किया जा रहा है? और चलो एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं। मैं कंपनी के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए, बट 5,000 के रूम रेंट की बजाय आप 10,000 का रूम रेंट कर दो, क्योंकि मेरे आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं थोड़े महंगे हो गए हैं और फ्यूचर में आएगा क्लेम, तो आज तो मैं बीमार हूँ भी नहीं, तो फ्यूचर प्राइसेस को ध्यान में रख के मुझे थोड़ा सा हायर रूम रेंट कैप चाहिए। तो कंपनी बोलेगी अगर आपको रूम रेंट हाई चाहिए तो रूम रेंट सर आपका सम इंश्योर्ड से लिंक्ड है, उसका ही तो 1% होता है, तो आपको अगर 10,000 का रूम रेंट चाहिए तो आपको 10 लाख की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स मोर प्रीमियम आउट ऑफ योर पॉकेट। अब कुछ प्रैक्टिकल पेन पॉइंट्स बताता हूँ आपको। आपको हॉस्पिटल कब जाना पड़ता है? या तो आपकी कोई प्लान्ड सर्जरी है, आपको एंजियोप्लास्टी करवानी है, तो आप 2-4 दिन बाद अच्छी सी डेट देख के जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज के आज अभी के अभी करवानी है। बट आपका एक्सीडेंट हो जाए तो जो भी आसपास का हॉस्पिटल होगा वहीं पे आपको ले जाया जाएगा, और उस हॉस्पिटल में मान लो कि आपके जो रूम रेंट के नीचे नीचे वाले रूम्स हैं सारे ऑक्यूपाइड है, आपको डाला ही उस रूम में जाएगा जो महंगा है और उसका बिल आपका ज़्यादा बनेगा, जस्ट बिकॉज यू मेट विद एन एक्सीडेंट। आपने इसी पर्पज़ के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था कि कभी ऐसा मौका आ जाए तो मेरी जेब से पैसा नहीं लगना चाहिए। तो आपको आप ही के ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए प्रोपोर्शनेटली कुछ पार्ट पे करना पड़ सकता है अपनी जेब से, क्योंकि कंपनी मना कर देगी आपको पैसा देने को। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया आपकी लिस्ट में, रूम रेंट का कैप। आपको आइडियली ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जिसमें रूम रेंट पे कोई कैप ना हो, या फिर अगर कैप है भी तो बाकी सारे चार्जेस उस रूम रेंट के साथ लिंक्ड ना हो। तो 1,000-2,000 रुपए हम रूम का तो एक्स्ट्रा पे कर देंगे, बट जो लाखों रुपए का क्लेम है वो हमारा पूरा सेटल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सब लिमिट। अब हो सकता है कि आपको 5 लाख रुपए का कवर तो मिला है, बट हो सकता है कि हार्ट सर्जरी के लिए मैक्सिमम 3 लाख अलाउड हो और कोई दूसरे डिजीज के लिए मैक्सिमम 2 लाख अलाउड हो। तो ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें अलग अलग डिजीजेस पर भी कैप लगाई जा रही है वो आइडियली हमें अवॉइड करनी है। बाद में देखेंगे अगर प्रीमियम बजट से बाहर जा रहा है तो फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कोपे। कोपे का मतलब आपके क्लेम में से कुछ पैसा तो कंपनी दे देगी और कुछ पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और यह आपके पर्पस को पूरी तरह से डिफीट करता है, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए तो ले रहे हो कि फ्यूचर में जब मेडिकल बिल आएगा वो 100% क्लेम पास हो। तो आइडियली अपने को ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जहां पर ये कोपे का ऑप्शन ना हो। फोर्थ पॉइंट इज जोनल पॉलिसीज।
दो टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। एक तो होती है जिनका प्रीमियम पैन इंडिया सेम रहता है, आप किसी भी शहर किसी भी स्टेट में लेंगे प्रीमियम चेंज नहीं होगा। और दूसरी पॉलिसी होती है जोनल पॉलिसी। अगर आप टियर 3 सिटी में ले रहे हैं तो प्रीमियम बहुत कम होगा, टियर 2 सिटी में ले रहे हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, और टियर 1 में ले रहे हैं तो प्रीमियम सबसे ज़्यादा होगा। और काफ़ी लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में अपने गांव का एड्रेस डाल देते हैं, बट रहते वो शहर में हैं, तो उनका प्रीमियम तो कम आ गया, बट अगर उनको इमरजेंसी में शहर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ा तो उनको 100% क्लेम सेटलमेंट नहीं मिलेगा, 20% का को-पे लग जाएगा। यानी क्लेम का सिर्फ 80% ही कंपनी से आएगा, 20% आपको बेयर करना पड़ेगा। तो प्रीमियम बचाने के चक्कर में टियर 3 सिटी के एड्रेस पर पॉलिसीज कृपया ना लें। तो आप अगर पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो आप मुंबई में क्यों ले रहे हैं, आप वहां पे क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ये दिखा, जहाँ पेरेंट्स रहते हैं ना वहां के नाम से लीजिएगा। बेसिक चीजें लोग भूल जाते हैं। मैं तो शहर में हूँ ना, तो आपने एड्रेस जो डाला है मुंबई का डाल दिया सबका, तो हो गया, प्रीमियम बढ़ गया आपका। तो आपको ये देखना है कि भैया मेरे पेरेंट्स वहां पर है, उनकी जरूरत तो वहां पर, तो पॉलिसी वहां की लूंगा, यहाँ की नहीं। और वैसे भी दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं। अगर आप जोनल में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जो पैन इंडिया सेम प्रीमियम पर आती है, तो फिर आप इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको पूरा क्लेम मिलेगा। कई दफा आपके जो क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं वो किस बेसिस पे हो जाते हैं? मान लीजिए कि आप बांद्रा में रहते हैं या खार में या कहीं पर भी, अब मैं मुंबई में हूं तो मैं यहाँ का एग्जांपल दे देती हूँ आपको, और उस एरिया में 4 या 5 हॉस्पिटल्स हैं। आप एक में गए जहां पर एक ही सर्जरी का 1.5 लाख रुपए लगता है, और आपने 1.5 लाख के लिए क्लेम किया। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको 1.5 लाख के बदले 1 लाख का क्लेम दे सकती है, बोलेगी 15 मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आप? क्योंकि वहां पे उन्होंने चेक किया तो दूसरे हॉस्पिटल में उसी सर्जरी का 1 लाख लगता है। तो उस एरिया में जो रेट चलता है वो उसके हिसाब से, उसके लिए एक टर्म है रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज, दे यूज इट, ये पॉलिसी में लिखा रहता है। तो आपको ये सब चीजें देखनी होती है कि ये है कि नहीं, क्योंकि बहुतों में नहीं होता है, बहुतों में होता है। ये सब चीजें एकदम पुचकी जो डॉक्यूमेंट्स में होता है ना, जब यूं करके देखना पड़ता है, उसमें लिखा रहता है। तो यू हैव टू लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने ये क्वेश्चन पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से पूछा। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दैट गाय सेड कि ये वाला जो क्लॉज है आपको ग्रुप पॉलिसीज में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंपनी का प्लान चल रहा है जिसमें आप कवर्ड हैं, तो हो सकता है कि आपको वहां पर रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज दिख जाए, बट जो पॉलिसीज यानी इंडिविजुअल पॉलिसीज जो मैं सर्च कर रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है। स्टिल इसको फाइनल मान के आपको नहीं जाना है। अगर आप किसी एजेंट से ले रहे हैं तो आप एजेंट से भी ये सवाल जरूर करना, और अगर आप पॉलिसी बाजार से ले रहे हैं तो भले ही मैंने एक बार पूछ लिया, आप दूसरी बार भी पूछना बिल्कुल मत भूलना। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी से मुझे एक और बात याद आ रही है। अगर आपका ऑलरेडी कोई ग्रुप इंश्योरेंस चल रहा है तो उसको बंद मत होने देना। कई बार होता है कि हम जॉब छोड़ देते हैं और जॉब छोड़ने के बाद जो ग्रुप प्लान चल रहा था वो भी कैंसिल हो जाता है। उसको कैंसिल किए बिना आप उसको कन्वर्ट भी करवा सकते हो इंडिविजुअल प्लान में। और ये करवाने का फायदा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बंद होने दिया, उसके बाद आप नई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आपको मेडिकल वापस करवाना है, उसके हिसाब से नया प्रीमियम सेट होगा, हो सकता है महंगा प्रीमियम हो जाए। एंड जब भी आप नई पॉलिसी लोगे तो फिर से आपको वेटिंग पीरियड का ड्यूरेशन क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई क्लेम मिलेगा। तो अगर आपकी कोई बढ़िया ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उसको सही टाइम पर इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करवा लीजिए ताकि सारे बेनिफिट आपके कंटिन्यू रहें। नेक्स्ट अप, टॉपअप एंड सुपर टॉपअप। और ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो जिन लोगों को एक लाइन में आंसर चाहिए, टॉपअप नहीं लेने का, सुपर टॉपअप जरूर लेने का। और जिन लोगों को समझना है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तो सुनो। तो टॉपअप एंड सुपर टॉपअप नाम से ही समझ आता है कि जो आपकी बेस पॉलिसी है उसके ओवर एंड अबव ये इंश्योरेंस रहेगा, ताकि आपका क्लेम कभी भी अगर बेस पॉलिसी को क्रॉस करता भी है, फॉर एग्जांपल आपकी बेस पॉलिसी है 5 लाख रुपए की और आपका क्लेम आ गया 8 लाख रुपए का, और आपके पास एक टॉपअप या सुपर टॉपअप था 5 लाख रुपए का, तो टोटल आपका इंश्योरेंस बना 10 लाख रुपए का, जिसमें से 8 लाख रुपए का क्लेम आया, 5 लाख रुपए आपके कटेंगे बेस पॉलिसी में से और 3 लाख रुपए आपके निकल जाएंगे टॉपअप में से, और आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो टॉपअप और सुपर टॉपअप काफी यूजफुल होते हैं। आप सवाल पूछेंगे कि आपने पूरा एक बेस कवर ही बड़ा क्यों नहीं ले लिया, टॉपअप क्यों लिया है आपने? तो टॉपअप सिंपल सी बात है, सस्ता पड़ रहा था मुझे, और मेरा जो टॉपअप है वो एग्रीगेट बेसिस पर है, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल क्लेम बेसिस पर नहीं है। एंड काफी लोगों को ये नहीं पता है, बट टॉपअप एंड सुपर टॉपअप बोथ आर इंडिविजुअल स्टैंड अलोन पॉलिसीज। ये कोई एडिशनल राइडर नहीं है जो आपको इसी पॉलिसी के साथ लेना जरूरी है। आप अपनी बेस पॉलिसी किसी और कंपनी से भी ले सकते हैं, और आप सिर्फ टॉपअप या सुपर टॉपअप की पॉलिसी किसी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से
ले सकते हैं, बट ऐसा करना मत, क्योंकि आपने बेस पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी से ले ली और टॉपअप किसी दूसरी कंपनी से ले लिया तो बेस पॉलिसी तक का क्लेम तो आपको कैशलेस प्रोवाइड हो जाएगा, बट टॉपअप के लिए पहले आपको पैसा भरना पड़ेगा, बिल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो पैसा रीइंबर्स होगा। तो अगर आप ये झंझट से बचना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा सुपर टॉपअप और अपनी बेस पॉलिसी दोनों एक ही कंपनी के साथ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं टॉपअप और सुपर टॉपअप के बीच का डिफरेंस, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों स्टैंड अलोन पॉलिसीज हैं, आप अलग से भी ले सकते हो। तो इसको वैसे ही सोचिए कि मुझे एक टॉपअप या सुपर टॉपअप लेने की जरूरत कब पड़ेगी, जब मेरे पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है, बेस कवर है 5 लाख रुपए का, बट मुझे डर है कि कहीं मेरा क्लेम 10 लाख रुपए का ना आ जाए, तो मेरे पास एक टॉपअप या सुपर टॉपअप होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मैं एक ऐसी पॉलिसी ले रहा हूं जहां से क्लेम मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो क्लेम एक सर्टेन अमाउंट को क्रॉस नहीं कर जाता, क्योंकि टॉपअप या सुपर टॉपअप लेने का मतलब ही ये है कि कुछ लिमिट तक तो हम बेस कवर से संभाल लेंगे, बट उसके ऊपर गया तो ही टॉपअप या सुपर टॉपअप एक्टिवेट होगा। तो इस लिमिट को बोला जाता है डिडक्टिबल। अब डिडक्टिबल और बेस कवर काफी हद तक सिमिलर मान सकते हैं, बट कुछ केसेस में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपके पास एक बेस कवर है 5 लाख रुपए का और आपने एक टॉपअप ले रखा है 5 लाख रुपए का ही, जिसमें डिडक्टिबल भी 5 लाख रुपए का है। तो यहां पर आपका बेस कवर और डिडक्टिबल सेम हो गए। तो अगर क्लेम आता है 5 लाख रुपए तक का तो आपके बेस कवर में से खाली हो जाएगा वो, और लेट से क्लेम आता है 7 लाख रुपए का तो 5 लाख रुपए आपके बेस कवर में से जाएंगे और बचे हुए 2 लाख रुपए आपके निकल जाएंगे टॉपअप में से। उसी साल में अगर आपका फिर से 2 लाख रुपए का क्लेम आया तो आपको तो ये लगेगा कि मेरे टॉपअप में अभी भी 3 लाख रुपए बच रहे हैं तो मेरा 2 लाख का क्लेम पास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आपको 2 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे इस बार, क्योंकि मैंने आपको बताया टॉपअप एक्टिवेट तभी होता है जब एक डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस हो जाती है, और आपके टॉपअप में डिडक्टिबल था 5 लाख रुपए। तो टॉपअप पॉलिसी को बस ये पता है कि 5 लाख रुपए तक का खर्चा आप खुद संभालोगे, भले ही अपने बेस कवर से या भले ही अपनी जेब से। मैं तभी पैसे दूंगी जब 5 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम आएगा। तो टॉपअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब भी आपको वहां से क्लेम लेना है तो आपका मेडिकल बिल डिडक्टिबल के ऊपर बनना चाहिए, बट अगर सेम ईयर में दूसरी बार इतना बड़ा बिल बनता है तो आपका बेस कवर ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो लेट्स से आपका क्लेम 7 लाख रुपए आ भी जाता है तो 2 लाख रुपए का तो आपको टॉपअप से क्लेम मिल जाएगा, बट पहले 5 लाख रुपए तो आपको अपनी जेब से ही भरने हैं, क्योंकि एक बार आप अपना बेस कवर एग्जॉस्ट कर चुके हो उसी ईयर में। नेक्स्ट ईयर में ऑब्वियसली आपका बेस कवर फिर से 5 लाख हो जाएगा और टॉपअप भी 5 लाख हो जाएगा, बट सेम ईयर में आपने अगर दूसरी बार ऐसा किया तो ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि आपको आपके टॉपअप से पैसा मिल जाए। अब एंट्री लेता है सुपर टॉपअप, जिसमें एक्टिवेशन की कंडीशन तो एकदम सेम है, मतलब आपका डिडक्टिबल से ऊपर का बिल बनना चाहिए। अगर आपके पास बेस पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और 5 लाख रुपए का सुपर टॉपअप है तो 5 लाख रुपए से ऊपर का जो बिल बनेगा वो सुपर टॉपअप में से सेटल हो जाएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास बेस कवर है 5 लाख रुपए का, बट इस बार आपके पास 5 लाख रुपए का टॉपअप नहीं सुपर टॉपअप है, तो आपका बिल लेट से बनता है 7 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपके बेस कवर में से चले जाएंगे और 2 लाख रुपए आपके सुपर टॉपअप में से चले जाएंगे। बट अगली बार आपका क्लेम अगर बनता है सिर्फ 2 लाख रुपए तो भी बचे हुए 3 लाख के सुपर टॉपअप में से आपको 2 लाख रुपए सेटल हो जाएंगे, और उस टाइम पर भी आपको अपनी जेब से कुछ नहीं भरना पड़ेगा। मतलब सुपर टॉपअप थोड़ा सा दयालु है, वो बोलता है कि साल में एक भी बार आपने अगर अपना डिडक्टिबल क्रॉस कर दिया तो फिर आप चाहे दूसरी बार हॉस्पिटल जाओ चाहे तीसरी बार हॉस्पिटल जाओ, मैं आपको क्लेम दूंगा एज लॉन्ग एज आपका क्लेम मेरे टॉपअप के अंदर अंदर ही आए। मतलब आपका 5 लाख का अगर सुपर टॉपअप है तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम आप उसमें से उठा सकते हो और टॉपअप जैसी कंडीशंस आप पे नहीं लगाई जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला टॉपअप नहीं लेने का, सुपर टॉपअप लेने का, अगर आप चाहते हो कि हर बार आपका क्लेम पास हो। नेक्स्ट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दैट मीन्स जरूरी थोड़ी ना है कि हमें आज के आज हॉस्पिटल में एडमिट होना है। व्हाट इफ मेरी कोई प्लान्ड सर्जरी है आज से 1 महीने बाद, बट डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको रोज थेरेपी लेनी है और रोज ये दवाइयां खानी है, तो वो थेरेपी और दवाइयों पे होने वाला जो खर्चा है, क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी मुझे रिएम्बर्स करेगी या नहीं करेगी, ये आपको चेक करना चाहिए। एंड आज की डेट में मोस्ट पॉलिसीज ये खर्चे आपके कवर करती हैं, बट ध्यान आपको ये देना है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन मिल रहे हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपको कितने दिनों तक के मिलेंगे। तो ज्यादातर कंपनी आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन देती है 60 डेज का और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देती है 180 डेज तक के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है और ये आपको चेक करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, जरूरी थोड़ी है कि मुझे आज के आज हॉस्पिटल में एडमिट होना ही है। विद दैट सेम लॉजिक, ये भी तो जरूरी नहीं है कि मुझे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना ही जरूरी है। हो सकता है मैं दिन भर के ट्रीटमेंट में ही घर आ जाऊं और मुझे रात को रुकना ना पड़े। क्या उस केस में मुझे मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम देगी या नहीं देगी, ये भी आपको चेक करना है। एंड इस टर्म को बोलते हैं हम डे केयर कवरेज।
नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंडेड कवरेज। क्या आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स या फिर आयुष ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यू शुड चेक कि आपकी पॉलिसी वो प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेटिंग पीरियड। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको पॉलिसी इशू तो आज हो गई और 5 दिन बाद ही कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका क्लेम पास हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली सारी पॉलिसीज में एक वेटिंग पीरियड होता है जो 30 डेज का रहता है। कोविड की अगर आप पॉलिसी ले रहे हो जैसे कोरोना रक्षक या कोरोना कवच, उसमें वेटिंग पीरियड है 15 दिन का। इस वेटिंग पीरियड के बाद ही आप कोई भी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के दिन अगर आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है तो उस बीमारी से रिलेटेड अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको आपका क्लेम नहीं मिलेगा शुरुआत के 3 या फिर 4 साल में। ये डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं। कुछ कंपनीज में ये वेटिंग पीरियड 3 साल का है और कुछ कंपनीज में 4 साल का है। हाउएवर अगर आप किसी और रीजन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी बीमारी जो पॉलिसी लेने के बाद आई है, उस केस में आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के केस में आपको 3 से 4 साल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप, वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिजीजेस। हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लग गया है, बट सुनो वेटिंग पीरियड क्लॉज अब हालांकि IRDA ने कहा कि आप इसको एक समान कीजिए, आप इसमें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है जहां पर वो 15, 20, 18 बीमारियों के नाम लिखे होते हैं, जहां पर वो बोलेगा कि इसमें आपको 2 साल, 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड है। मतलब आपको उस वक्त तक आपको कवर, अगर इस 4 साल या 3 साल या 2 साल के पहले उस बीमारी की वजह से कोई क्लेम आती है तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, ये बीमारी मुझे नहीं है, लेकिन ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें हमको इमीडिएट कवर नहीं मिलता। उसी पे IRDA ने बहुत क्लियरली अब कह दिया है कि आप ये स्टैंडर्ड कर दीजिए कि हर पॉलिसी में यही 18 डिजीजेज होंगे या यही इनके लिए ये वेटिंग पीरियड होगा। इसको आप हर अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग नहीं दिखा सकती है कंपनी, जो बहुत ही कंफ्यूज करता है। चलो, वेटिंग पीरियड थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, मैं आपको कुछ अच्छा पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस मतलब आपने पॉलिसी का प्रीमियम पूरे साल भरा, बट पूरे साल में आपको एक भी बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इस केस में कंपनी आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड करती है, या तो आपका बेस कवर थोड़ा सा बढ़ जाता है या फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा घट जाता है। तो मैंने बहुत ढूंढा और मुझे पता चलता है कि मोस्ट पॉलिसीज में कवर बढ़ जाता है बट प्रीमियम कम नहीं करते वो, बट स्टिल ये काफी अच्छा ऑप्शन है और मुझे मेरी पॉलिसी में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बुलेंस चार्जेस। आप ये भी चेक कर सकते हो पॉलिसी लेते समय कि मेरी पॉलिसी में एम्बुलेंस चार्जेस भी मुझे रियम्बर्स हो जाएंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये चेक करना है कि जिस भी कंपनी की पॉलिसी लेने में आप इंटरेस्टेड हैं उसने आपके शहर के कितने हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है, ताकि 99% केसेस में आपका हमेशा कैशलेस क्लेम ही हो और आपको पैसा अपफ्रंट पे ना करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी के केसेस में, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है और आप एक ऐसे हॉस्पिटल में चले गए हैं जहां पर क्लेम तो मिल जाएगा बट कैशलेस क्लेम नहीं है, तो पहले आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा, तभी शायद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। तो कैशलेस हॉस्पिटल्स का बड़ा नेटवर्क आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप। ये काफी लोगों को नहीं पता है बट मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको साल में एटलीस्ट एक बार फ्री में हेल्थ चेकअप ऑफर करती हैं, जो आप अपने कन्वीनियंस से कभी भी शेड्यूल कर सकते हो। आप फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस वाले वीडियो में भी एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि काफी लोगों को ये डर लगा रहता है कि हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि जो भी बीमारी हमें हुई है वो पॉलिसी लेने के बाद हुई है और हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ही प्रूव करेंगे, हर साल मुफ्त में आप मेडिकल चेकअप करवाएं और उसकी रिपोर्ट्स को अच्छे से फाइल्स में लगा लगा के रखिए, भले ही सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। दिस विल प्रूव कि पॉलिसी लेने के दिन आप एकदम फिट एंड फाइन थे और जो भी बीमारी आपको अभी है वो पॉलिसी लेने के बाद ही आई है और आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स तो समझा दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट कैसे बनानी है। तो लिस्ट में पहला आइटम आएगा आपको पहले यह डिसाइड करना है कि फ्लोटर प्लान लेना है या इंडिविजुअल प्लान लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपनी पॉलिसी किसी प्राइवेट कंपनी से लेनी है या सरकारी कंपनी से लेनी है। अब कुछ लोगों को यह कॉन्फिडेंस होता है कि सरकारी कंपनी से लेंगे तो अपना क्लेम हमेशा पास हो जाएगा, बट मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि मोस्ट सरकारी कंपनीज की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें रूम रेंट वाली लिमिट आपको मिलेगी और फिर भले ही क्लेम पास हो जाए बट वो 100% पास हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो नॉट सो बैड। अगर आप सब कुछ देख के अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो क्लेम रिजेक्ट होने के काफी सारे रीजंस को तो आपने अवॉइड कर दिया, बट स्टिल ये कॉल आपका रहे। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, आप लोग लिखते नहीं है, इवन हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं लिखते हैं कि वो पीते हैं।
जबकि वो इजी टू फाइंड आउट चीजें हैं कंपनी के लिए, क्योंकि उससे प्रीमियम बढ़ जाएगा। अरे भाई, अब हर जगह कंपनी को आप गलत नहीं ठहरा सकते, उनके भी, उनको अपना काम बिजनेस में है। इस बात की गारंटी रखे कि अगर आपने किसी एक्स कंपनी के साथ ले लिया है और वो कंपनी कल को बंद हो जाएगी तो क्या होगा टाइप में, ये सब चीजें नॉर्मली पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी दो कंपनियां मिलकर शुरू करती है, एक पार्टनर निकलता है, नया पार्टनर आता है, लेकिन अमूमन ये होता है कि नया पार्टनर आ जाता है या फिर जो एक पार्टनर है वही पूरा टेक ओवर कर लेता है। तो वो डर अंदर से नहीं रखना चाहिए लोगों को अमूमन कि बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी है और ये सब फलना, ये सब चीजें नॉर्मली IRDA इतना तो एटलीस्ट काम कर ही लेता है। तो अब आपको एक, तो मैं जो देखती हूँ बेसिकली, मुझे ब्रांड चाहिए होता है, कोई स्टैब्लिश्ड ब्रांड जिसके ऊपर मुझे भरोसा हो। अगर जैसे मान लीजिए कि HDFC है, अब HDFC के नाम के साथ मेरा एक भरोसा जुड़ा हुआ है। सेम विद ICICI, मुझे पता है कि ICICI बैंक भी है एक, और उनका आप हर कंपनी की जो अबाउट होता है उसमें वो डिटेल्स लिखी रहती है, किसकी कितनी पार्टनरशिप है, किसका पैसा इसमें लगा हुआ है। सो व्हेन यू नो दीज थिंग्स, यू नो कंपनी सॉलिड है या कंपनी हल्की फुल्की है। सो ऑलवेज आई प्रेफर गोइंग विथ सम कंपनी जहां पर एक सॉलिड बैकग्राउंड हो और एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम हो। क्लेम देगी या नहीं देगी का मुझे नहीं पता है, बट कंपनी इज गोइंग टू बी देयर इन द लॉन्गर रन। क्योंकि अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं HDFC के साथ हूँ, मैं 10 साल 15 साल 20 साल एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके चलना चाह रही हूँ, तो मैं एक ब्रांड के साथ लंबा रिश्ता रखना चाहूंगी, कंपेयर टू मैं हर 2 साल पे चेंज करूँ या मुझे पोर्ट करना पड़े यहाँ से वहां, ये सब ना करें। सो आई थिंक मेरे लिए ब्रांड नेम बहुत मायने रखता है, और ब्रांड के साथ मेरी फेमिलियरिटी वो बहुत मायने। नेक्स्ट आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कितना बेस कवर चाहिए, और जो आपका मेजॉरिटी प्रीमियम होगा वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा। अब क्योंकि बेस कवर बहुत ज्यादा ले लिया तो बजट से बाहर चला जाएगा प्रीमियम, तो आपको एक सुपर टॉपअप ले लेना चाहिए ताकि आपके बजट के अंदर अंदर आए। और मैंने आपको यह भी बताया कि सुपर टॉपअप विल एंश्योर कि आपका क्लेम हमेशा पास हो। उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि अगर आप ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते तो क्या आप ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं जहां पर रूम रेंट पर एक लिमिट है। और कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिसमें रूम रेंट पर लिमिट तो है ही है, बट बाकी जो खर्चे हैं वो रूम रेंट से लिंक्ड नहीं है। मतलब आपका रूम रेंट का कैप मान लो 5,000 रुपए है और आपने 7,000 का रूम ले लिया, तो आपको 2,000 रुपए ही अपनी जेब से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बट बाकी जो आपके खर्चे हैं लाखों रुपए के, उसमें आपको कुछ भी अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी पॉलिसी में रूम रेंट होने के बाद भी बाकी खर्चे उससे लिंक्ड नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी लिस्ट में आएगा सब लिमिट ऑन डिजीजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है बेस कवर तो 5 लाख रुपए का ही मिले, बट हार्ट सर्जरी का मैक्सिमम कवर आपको 3 लाख रुपए का ही मिल रहा है। तो आपको यह भी डिसाइड करना है कि क्या मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें सब लिमिट है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोपे। कोपे मैंने आपको बताया कि आपके मेडिकल बिल में से कुछ परसेंटेज आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और कुछ परसेंटेज ही आपके क्लेम में से पास होगा। तो ये मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जोनल पॉलिसीज वर्सेस पैन इंडिया पॉलिसीज। अगर आप जोनल पॉलिसी ले भी रहे हो तो प्रीमियम बचाने के चक्कर में छोटे सिटी के एड्रेस पे अगर आपने पॉलिसी ले ली और बड़े सिटी में जाकर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको 20% का कोपे लग जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर आप इस सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते हैं तो यू कैन डिसाइड टू गो फॉर पैन इंडिया पॉलिसी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। कुछ पॉलिसीज में 30 दिन का प्री मिलता है, कुछ में 60 दिन का प्री मिलता है, कुछ पॉलिसीज में 60 डेज का ही पोस्ट मिलता है और कुछ पॉलिसीज में 180 डेज का भी आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलते हैं। तो ये आपको पता लगाना है कि आपको कितने दिन के एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट इज डे केयर, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक होना ही चाहिए आपकी पॉलिसी में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें एडमिट होना पड़ेगा उसके बाद ही क्लेम मिलेगा। काफी सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो महंगे होते हैं बट एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डे केयर कवरेज भी आपके साथ होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स या आयुष ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टिक लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप पॉलिसी देखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं 3 टाइप के वेटिंग पीरियड। 30 दिन का तो मोस्टली हर पॉलिसी में आपको मिलेगा ही, उससे पहले आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। और 3 से 4 साल आपको रुकना पड़ेगा अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। तो आप ये जरूर देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी मिनिमम वेटिंग पीरियड के साथ आती है। 4 साल की बजाय अगर कोई 3 साल का भी ऑफर कर रहा है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में नो क्लेम बोनस भी है, क्योंकि मैं फिट एंड फाइन हूं। हो सकता है अगले 5 साल तक मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, तो अगर 5 साल में कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं तो मेरा कवर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो नो क्लेम बोनस मुझे तो चाहिए, आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लास्ट 3 पॉइंट्स आर कैशलेस हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस चार्जेस एंड फ्री हेल्थ चेकअप। ये भी आपको चेक करना है कि ये कौन कौन सी पॉलिसीज दे रही हैं।